नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए बीएससी फर्स्ट ईयर का बीएड का पेपर भाषा में पाठ्यक्रम कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में देखा कि भाषा के जो विविध रूप है उसके बारे में। अब आज हम इससे आगे लेंगे शिक्षा में भाषा व भारतीय संविधान, यानी कि शिक्षा के अंदर जो भारतीय संविधान ने है उसमें भाषा को किस तरीके से रखा, जैसे किस समय कौन सी क्लास में किस स्तर पर कौन सी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तो संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय में रवि पी भाटिया ने 2009 में कहा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। यानी कि 2009 में ये कहा कि भाटिया जी ने ये कहा कि सभी को 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ये उनका मौलिक अधिकार है और इसी के लिए उन्होंने 2009 में ही बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का जो अधिनियम है वह पारित किया, जो कि एक मौलिक अधिकार के रूप में माना गया। और ये कहा गया कि इन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए और इसके अंतर्गत इन्हें फेल करने का जो तरीका है उसे भी बंद किया गया। यानी कि इस स्तर तक के बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार भी है और साथ में इन्हें पास भी करना होगा। इस प्रावधान में संविधान की धारा 350 ए में राज्यों के प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में पढ़ाने की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। और क्या कहा कि जहाँ तक हो सके तब तक इस समय के जो बच्चे हैं, इस स्तर के जो बच्चे हैं, उन्हें उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी है, ताकि मातृभाषा में शिक्षा देने से उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होगी। क्योंकि मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा सीखना आसान होता है। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा लमसम एक होने के कारण इसे सीखना आसान होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो है हमारे कि जो शिक्षा में भाषा को जो संविधान के रूप में जो अधिकार मिला। ठीक है, फिर उसके बाद में भाषा व समाज में संबंध कि भाषा और हमारे समाज में क्या संबंध है, किस प्रकार से हम भाषा के द्वारा हमारे समाज को एक अच्छी तरीके से ऊपर उठा सकते हैं, हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम ये कहा जाए कि साधारण भाषा में कि भाषा के द्वारा हम समाज को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो हमारे विद्वान हैं उनके अनुसार जो परिभाषा है वह यह है कि अरस्तु जी ने कहा कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता वह या तो देवता है या जानवर है। देखो, साइंस वाले बच्चों को तो इतना पता नहीं है, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों को पता है कि जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है और समाज के बिना उसके कोई भी कार्य नहीं हो सकते हैं। अगर समाज में नहीं रहता है तो वो या तो देवता है या पशु पक्षी है। क्यों कि अगर पशु पक्षियों को ये पूछा जाए कि आपके रिश्ते में कौन है, आपके माता पिता कौन है, आपका परिवार कौन है, तो वो ये कभी भी नहीं बता सकते। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो कि ये सभी चीज़ जानता है, और एक मनुष्य ही ऐसा है जो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता है और जीवन पर्यंत वह एक दूसरे के काम भी आता है और एक दूसरे से वह मदद भी लेता है। तो इसीलिए अगर मनुष्य को जीना है, अगर मनुष्य को एक साधारण जीवन जीना है, तो उसके लिए उसे समाज से जुड़ना भी आवश्यक है। तो उसी के रूप में एलिस ने कहा कि भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। कि भाषा प्राथमिक माध्यम है, देखो समाज में भी है और समाज के अतिरिक्त, मैंने आपको ये कल भी बताया था, समाज के अतिरिक्त दूसरी जगह भी ये है कि भाषा के द्वारा सबसे पहले व्यक्ति चाहे दिखने में कितना ही सुंदर क्यों नहीं हो, चाहे दिखने में वो कितना भी स्टैंडर्ड क्यों नहीं लगता हो, उसकी पर्सनैलिटी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, लेकिन जैसे ही वो बात करता है और बात करने का जो उसके तरीका होता है उससे ये पता चल जाता है कि उसमें वास्तव में कितना ज्ञान है, उसमें उसका व्यवहार कितना है, वो कितने लोगों से एक दूसरे से बना कर रखना चाहता है या वो अपनी बात को रखने में कहाँ तक सक्षम होता है। उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि एक समाज को प्रभावित करने के लिए अगर एक समाज में कई व्यक्ति होते हैं, लेकिन कई व्यक्ति की छवि बहुत अच्छी बन जाती है तो कई व्यक्ति की बिल्कुल
लिमिटेड चलती है, मीडियम रूप में चलती है, तो कई की बिल्कुल ख़राब रूप में भी हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि बात करने का तरीका, बात से व्यवहार करने का तरीका। एक तो व्यक्ति बात इस तरह से रखता है कि उन्हें लगता है कि वास्तव में इस बात के द्वारा हमारे समाज को फ़ायदा है, या हमें इस तरीके का कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारा समाज उन्नति कर सकता है। तो एक सबसे पहले एक भाषा ही ऐसी है जिसके द्वारा वो अपने समाज में अपनी जगह बना सकता है और समाज को प्रभावित कर सकता है और समाज से प्रभावित हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो संबंध है, सामाजिक दृष्टि से मानव व भाषा का संबंध, समाज की दृष्टि से, समाज में रहने से सामाजिक दृष्टि से जो मनुष्य में और भाषा में संबंध, तो जैविक दृष्टि से मानव व भाषा का संबंध। जैविक दृष्टि से कैसे? कि जैसे मानव का ही एक वाक्तंत्र ऐसा है जो व्यवस्थित है। ठीक है। बाकी सारे पशु पक्षी बोलते हैं, आवाज़ सभी की आती है, लेकिन वह अपनी बात को शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता है। एक मनुष्य ही ऐसा है जो कि शब्दों के द्वारा अपनी बात को कह सकता है, समझा सकता है। तो किसके द्वारा समझा सकता है? वाक्तंत्र के द्वारा। फिर परिष्कृत और विलक्षण रूप में जिसकी सहायता से वह ब्रह्मांड में होने वाली जो ध्वनियाँ हैं उसे समझकर, क्योंकि देखो हम जो भी बोलते हैं वो तरंगे ब्रह्मांड में जाएगी, ब्रह्मांड से वापस होकर पुनः नीचे आएगी, जिसको कि हम सुनते हैं और समझते हैं। तो एक मनुष्य ही ऐसा है जिसके पास ये वाक्तंत्र की इस तरह से व्यवस्था की गई है। ठीक है। फिर अब उसके बाद में समाज निर्माण में भाषा की भूमिका, कि एक अच्छे समाज के निर्माण में भाषा की भूमिका किस प्रकार से हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले है भाषा और सामाजिक समायोजना, यानी कि भाषा के द्वारा सामाजिक जो समायोजना है, सामाजिक जो तालमेल है, वो किस प्रकार बैठाया जा सकता है। क्यों? कि देखो एक समाज में सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उच्च वर्ग के होते हैं, निम्न वर्ग के होते हैं और मध्यम वर्ग के भी होते हैं। उसके साथ में जो आयु वर्ग देखा जाए, एज वर्ग देखा जाए, तो उसके अकॉर्डिंग भी बुज़ुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे और युवा भी होंगे। तो हमें किस समय कौन सी बात किस समय कैसे रखनी चाहिए, उस बात का जो समायोजन है, तालमेल है, वह होना चाहिए। कि ये नहीं है कि हम कहीं पर ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहाँ पर जो बात कहने के लिए वो समय नहीं है, और फिर भी हम अपने शब्दों को व्यक्त करने के लिए वो समय ढूंढ लेते हैं, तो वो क्या होगा? वो हमारी बात व्यर्थ चली जाएगी। एक हम समय के अकॉर्डिंग, जो समय है उस समय के अकॉर्डिंग हमारी बात रखते हैं और इस तरीके से व्यवस्थित करके रखते हैं कि हम समाज के साथ में तालमेल बैठा सकते हैं। दूसरे में कहा है कि भाषा से मानसिक विकास, ये तो आप भी जानते हो कि भाषा से मानसिक विकास होता ही है। आप लोग स्वयं, जब आप लोगों ने अपनी शिक्षा आरंभ की तब से लेकर अब तक आपने अपना मानसिक विकास कितना किया है, वो आप लोग स्वयं भी जानते हो। तो भाषा के द्वारा एक व्यक्ति का मानसिक विकास अवश्य होता है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही वो शिक्षा प्राप्त करता है, और जैसे जैसे उच्च स्तर तक बढ़ता जाता है, उसकी कक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका मानसिक विकास होता जाता है। शिक्षा के रूप में भी होता है, व्यवहारिक रूप में भी होता है, सामाजिक रूप में भी होता है, और उसके समझ के रूप में भी होता है। ठीक है। फिर उसके अगला है उसका भाषा मानव समूह को संगठित करने की भूमिका रखती है। क्यों? कि देखो हम हमेशा ये बात करते आए हैं कि भाषा मानव समूह को संगठित करती है। उदाहरण स्वरूप, अगर हम कभी किसी की स्पीच सुनने जाते हैं, भाषण सुनने जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं और हम कोई स्पीच दे रहा है, और उस स्पीच के दौरान कईयों की बोलने का तरीका इस तरीके का होता है कि वो आराम से सभी को एक साथ सुनने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसको सुन नहीं पाते हैं, हम वो बोल रहे हैं लेकिन हमारे कानों तक उसकी आवाज़ या हमारे समझ तक उसकी आवाज़ नहीं आ सकती है। तो ये क्या है? भाषा के द्वारा हम समूह को संगठित कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं रास्ते से निकल रहे हैं और कहीं पर कुछ ऐसा चल रहा हो कि जिसकी आवाज़ आ रही हो, और वो आवाज़, वो शब्द हमें इतने आकर्षित करते हैं कि हमें मजबूर कर देते हैं कि हम एक बार जाकर ज़रूर देखते हैं कि वहाँ पर कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है। तो हम वहाँ जाकर चाहे 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी खड़े होकर सुनेंगे, लेकिन उसे सुनेंगे आवश्यक।
इसी प्रकार आज तक की शिक्षा में भी आपने देखा होगा कि आपने आज तक की स्कूली शिक्षा में भी, अब कॉलेजी शिक्षा में भी आपने देखा है कि आपको इतने टीचर्स पढ़ाते हैं। टीचर्स को पढ़ाने में भी कई टीचर्स ऐसे हैं जिसको कि आप ढंग से सुनते हो, और कई टीचर्स ऐसे हैं जिनको आप सुनना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। हो सकता है उसमें से मैं भी एक हो सकती हूँ। तो इसलिए भाषा के द्वारा आप समूह को एकत्रित कर सकते हैं, समूह को संगठित कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में भाषा पुस्तकों में संकलित लेख, कहानियाँ, नाटक, कविताओं के माध्यम से सामाजिकता की शिक्षा व सामाजिक विकास होता है। देखो, बाकी किसी विषय में हो या नहीं हो, लेकिन हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में जो आप किताब पढ़ते हो, उस किताब के अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम में, उस पाठ्यक्रम में अगर कोई लेख भी होगा, कहानी भी होगी, नाटक भी होगा, चाहे कविता भी होगी, तो वो कुछ न कुछ आपको ज्ञानवर्धक देने के लिए ही होगा। वो आपको एक सामाजिक शिक्षा ही देगी। तो इसीलिए पाठ्यक्रम में भाषा का होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है। फिर उसके पश्चात है भाषा एवं शैक्षणिक उपलब्धियाँ। भाषा के द्वारा हम शैक्षणिक उपलब्धियाँ तो ले ही रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में शुरू की नर्सरी से, केजी से, प्रेप से, फर्स्ट से, सेकंड से, 10th से, 12th से, और आज हम फर्स्ट ईयर में आ गए हैं। तो हमने क्या किया, ये हमारी शैक्षणिक उपलब्धियाँ ली। आगे से आगे हम पढ़ते गए और आगे से आगे हम डिग्रियाँ लेते गए। तो ये भाषा ज्ञान द्वारा व्यक्ति कैसे बोलता है, क्यों बोलता है, शब्द भंडार उसका कैसा है, वाक्य विन्यास उसका कैसा है। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कि कम बोलने वाले होते हैं, और कभी भी किसी भी समय में उन्हें अगर कहा जाए तो वो बोलने के लिए इतना प्रेरित नहीं होते हैं। और उन्हें कहीं पर भी, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम हमारी कॉलेज में कोई किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन रखते हैं और उसमें कहा जाता है, या आप इस तरीके से ले लो, जैसे आप अपना ये BA BEd या BSc BEd का कोर्स कर रहे हो और आपको 3rd ईयर 4th ईयर में आपको लेसन देने पड़ेंगे। लेसन देने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आगे आकर आपको टीचिंग करवानी पड़ेगी। तो उस टीचिंग के दौरान जो आपकी बोलने की प्रवृत्ति है, जो बच्चा हमेशा बोलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता है, वो तो आसानी से कार्य कर लेगा। लेकिन जो बच्चा कम बोलता है, जिसे बोलने में झिझक होती है, जो बोलने में संकुचाता है, वो जब आगे आके बोलते हैं तो उनके जब बोलने से जो दिल की जो घबराहट है, जो मन की जो घबराहट है, वो उनके चेहरे पर और यहाँ तक कि बोलने के शब्दों में भी व्यक्त हो जाता है। तो इसलिए भाषा के द्वारा शैक्षणिक उपलब्धियाँ भी प्राप्त होती है। तो भाषा के द्वारा व्यक्ति ज्ञान भी प्राप्त करता है। तो भाषा के द्वारा ही व्यक्ति बोलना भी सीखता है कि हमें किस समय कौन से शब्दों को काम में लेना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए। उसे शब्द भंडार, एक ही शब्द के अनेक अर्थ, एक ही शब्द को किस प्रकार से उसे अलग अलग रूप में समझाना भी आता है। तो उसे वाक्य विन्यास भी करना आता है कि हम वाक्य को किस प्रकार से उसको कर तोड़ मोड़ के आगे पीछे करके बोलें कि हमारी बात का वजन ज़्यादा हो, हमारे बात का वर्चस्व ज़्यादा हो। ठीक है। फिर तो उसके आगे अगला पॉइंट है भाषा और नेतृत्व विकास, लीडरशिप। भाषा के द्वारा ये लीडरशिप होती है। कई लोगों की जो नेतृत्व है, लीडरता है, वो बहुत अच्छी होती है। जैसे एक राजनेता है, राजनेता जब एक अच्छा राजनेता स्पीच देता है तो वो क्या करता है कि वो अपने स्पीच के द्वारा, अपने स्पीच में बोले गए शब्दों के द्वारा जनता को बहुत अधिक आकर्षित कर लेता है। चाहे वो भले करे कुछ भी नहीं, लेकिन एक खाली बोल के ही, अपनी बातों के द्वारा ही वो आकर्षित कर लेता है। उसी प्रकार जो एक नेता लीडर होता है, चाहे वो कहीं का भी लीडर होता है, चाहे वो आप अपनी क्लास के भी लीडर हो और एक आप क्लास की लीडर में अपने शब्दों के द्वारा ही सबको एक साथ अपने साथ रख सकते हो। और कई ऐसे होते हैं कि जो कि बोलने में, उन्हें बात करने में, समझाने में उन्हें बिल्कुल तरीका आ भी नहीं सकता है। तो नेतृत्व का जो गुण विकास होता है एक नेता बनने के लिए, एक कहीं पर भी लीडरशिप करने के लिए, वो एक भाषा के द्वारा ही हो सकता है। ठीक। तो ये क्या था कि भाषा के द्वारा हम समाज में किस प्रकार से अपनी जगह बना सकते हैं, उसके बीच में क्या संबंध है। ठीक है। उसके बाद में जो अगला है वह है बहुभाषिता की अवधारणा। अब देखो, भाषा का मतलब एक भाषा, बहुभाषा यानी कि एक से अधिक भाषा। तो बहुभाषा की जो अभिधारणा है वह है कि विभिन्न क्षेत्र में जो विभिन्न भाषाएं बोली जाती है उसे बहुभाषिता कहा जाता है। क्यों कि सभी जगह एक भाषा नहीं बोली जाती है, सभी जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो वो अलग अलग भाषा क्या है, बहुभाषा है। ठीक है। तो बहुभाषिता का अर्थ क्या हो गया कि जब कोई
एक बालक का एक से अधिक जो भाषा बोलता है उसे बहुभाषिता कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार समाज में प्रयुक्त उन विभिन्न भाषाओं के प्रयोग से है जो कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग की जाती है तथा अपने विचारों को अपने विचार विनिमय के प्रमुख साधनों में अपनाई जाती है। ठीक है, अलग अलग भाषा, अलग अलग समाज में जो अलग अलग भाषा है, उन अलग अलग भाषा से जो अपने विचारों को व्यक्त करता है, विचारों को जो विनिमय करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुभाषिता कहते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंधी परिवार है तो वो क्या करेगा? सिंधी परिवार का बच्चा परिवार में तो क्या बोलेगा? सिंधी बोलेगा, लेकिन जब स्कूल में सीखने जाएगा तो वो हिंदी भी सीखेगा और अंग्रेजी भी सीखेगा, तो वो उसके लिए क्या हो गई? बहुभाषी हो गई। क्यों? कि उसको अपनी मातृभाषा तो आ रही है, अपने सामाजिक भाषा तो आ रही है, तो उसके साथ में उसको हिंदी और अंग्रेजी भी आ रही है। ठीक है, आप एक ही क्लास में हो और अलग अलग जगह के हो और अलग अलग भाषा बोलते हो और साथ रहते रहते आप जब एक दूसरे की भाषा सीख जाते हो और उसे बोलने लग जाते हो, समझने लग जाते हो, तो क्या है? वह बहुभाषिता के रूप में। ठीक है, और उसी प्रकार जैसे वैदिक काल में, प्राचीन काल में जो संस्कृत भाषा थी और उसे आज भी तृतीय भाषा के रूप में माना जाता है और पढ़ाया जाता है, तो जब वो बच्चा वो सीखता है तो वो भी उसके लिए क्या है? बहुभाषिता के रूप में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गई? बहुभाषिता, यानी कि एक भाषा से अधिक भाषा को बोलना, सीखना क्या कहलाता है? बहुभाषिता कहलाता है। फिर उसके बाद में उससे आगे आता है कि बहुभाषिता की विशेषता क्या है, यानी कि एक से अधिक भाषाएं बोलने की विशेषता क्या है, हमारे जीवन में हमें क्या फ़ायदा हो सकता है जब हम एक से अधिक भाषा को बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले बहुभाषिता में विभिन्न भाषाओं के प्रति सकारात्मकता अपनाया जाता है। ठीक है, क्या विशेषता है कि जब हम एक भाषा से अधिक भाषा को सीखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो मानसिकता है, वो कैसी होती है? सकारात्मक होती है। सकारात्मक क्यों होती है? क्योंकि देखो, जब हमें कोई भी भाषा समझ में आती है तभी हम उसके अर्थ को समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, ठीक है, अगर उसको इंग्लिश की क्लास में बैठा दिया जाता है, वहाँ पर थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, तो उसको क्या होगा? उसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी। उसको समझने में कठिनाई आएगी तो क्या होगा? उसको इंग्लिश अच्छी नहीं लगेगी, तो उसके लिए वो क्या हो गई? नकारात्मकता हो गई। अगर वही उसे अगर हिंदी में पढ़ाया जाए, उसको समझ में आएगा, तो क्या होगा? वो उसको भाषा अच्छी लगेगी, उसके रूप में वो सकारात्मक लेके आएगा। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है और वह हिंदी जानता तो है, लेकिन पढ़ने के रूप में वो इतनी ज़्यादा हिंदी नहीं जान पाता है और उसको वहाँ पर वो बैठता है, तो उससे थोड़ा सा वो असमंजसता होगी, तो उससे भाषा के प्रति क्या होगी? नकारात्मकता होगी। हमारे पास में अगर कोई दो व्यक्ति बैठे हैं और वो दो व्यक्ति कुछ ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं जो कि हमें समझ में नहीं आ रही है, तो हमें क्या होगी? उनकी भाषा वो अच्छी नहीं लगेगी। और अगर वो हम समूह में बैठकर और अपनी भाषा में ही बात कहना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं, तो भी हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रही तो हमारे मन में क्या होगा? उनकी भाषा के प्रति नकारात्मकता होगी। तो बहुभाषा, एक भाषा से अधिक भाषा सीखने पर हम भाषा के प्रति जो सकारात्मक रूप है वह ला सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात दूसरा है, भाषाओं को उपयोगिता के आधार पर महत्व दिया जाता है। भारत में हिंदी व संस्कृत के साथ अंग्रेजी को महत्व दिया जाता है, यानी कि भाषा जो हमारे उपयोगी है, हम ज़्यादातर बहुभाषिता के रूप में उन भाषाओं को ही उपयोगी मानते हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण रखती है। जैसे हमें यहाँ पर 10 तक तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है, तो इसलिए हमारे बहुभाषिता के रूप में हम संस्कृत क्या करते हैं? चाहे 10 तक कैसे भी पढ़ते हो, लेकिन उसको पढ़ते आवश्यक है। क्यों? कि वो हमारे लिए शिक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, उसके बाद में हिंदी और अंग्रेजी जो कि हमारे मीडियम भी रहते हैं और हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट भी रहते हैं, तो हम हिंदी और अंग्रेजी को बहुभाषिता के रूप में समझना और पढ़ना ज़्यादा उपयोगी है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर जो उपयोगी भाषा के रूप में क्या हो गई? बहुभाषिता के संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के रूप में। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा है, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग विचार विनिमय के लिए व्यापक रूप से किया जाता है, जिससे विचारों का आदान प्रदान भी व्यापक होता है। अगर हमें एक से अधिक भाषा आएगी तभी हम अपने विचारों का विनिमय कर सकते हैं।
अगर हमें किसी दूसरे की भाषा नहीं आएगी तो ना तो हम उनकी बात को समझ सकेंगे और ना ही हम उन्हें अपनी बात को समझा सकेंगे। तो हमें एक से अधिक भाषा आने पर ही हम उनकी भाषा को समझ सकेंगे और अपनी भाषा को उन्हें समझा सकेंगे। तो बहुभाषिता होने का ये भी एक अच्छा फ़ायदा है या उसकी एक अच्छी विशेषता है कि हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकते हैं और हम उनको ये बता सकते हैं कि जो ये बात है वो आपके लिए कितनी उपयोगी है या अनुपयोगी है। तो इस तरीके से बहुभाषिता के अगले जो बिंदु है वो हम अगली क्लास में लेंगे।